नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त बहुत सारी खबरों की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे समीकरण जो है अभी भी बैठाए जा रहे हैं और बहुत सारी उत्सुकता अभी भी बाकी है चुनाव के अंदर आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यह कहना शुरू किया था कि अब भाजपा 400 पार का नारा नहीं देती। मतलब भाजपा को समझ में आ गया 2 चरण के चुनाव के बाद वही 400 पार वाला कोई मामला नहीं है। सरकार किसी तरह बच जाए उतनी ही गनीमत होगी। और कांग्रेस तो मानती है कि भाई ये तो 150 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। बहरहाल, अब बीजेपी ने फिर से खुलकर कहना शुरू किया कि आपके मुताबिक नारे हम नहीं लगाते हैं। 400 पार आ रहे थे, 400 पार सीटें अब भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बोला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी बोला। गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने उसमें सारे सवालों के जवाब दिए। उसमें उन्होंने बाकायदा अलग अलग राज्यों का नाम लेकर के बताया कि यहाँ से हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं, यहाँ से हमको इतनी सीटें आ रही हैं। तो उन्होंने तो अपना पूरा एक गणित जो है वो दिखा दिया, बना करके देश के सामने रख दिया। अच्छा, वो पहले से ये बात करते आ रहे हैं, वो जो भी बात कह रहे हैं उसको बिल्कुल स्पेसिफिक हर स्टेट से कितनी सीटें आ रही हैं इसके साथ वो सामने रखते हैं। तो उनकी वो बात हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे। दूसरा, कर्नाटक के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है इस चुनाव में, अगर 400 क्या 300 की आसपास भी बात करनी है तो वहां पर एच.डी. देवेगौड़ा के जो पोते हैं रेवन्ना, उनका जो मामला जो चल रहा है, उस व्यक्ति का मामला जिसने न जाने कितने महिलाओं के साथ संबंध बनाए, शोषण किया और व्यक्ति अब वो फरार हो गया है। और अब दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस वक्त खुला खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये तुम्हारा उम्मीदवार था, देख लो इसके लक्षण। और बीजेपी ये कह रही है भाई स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, तुमने इस आदमी को पकड़ा क्यों नहीं अभी तक, इसको भागने क्यों दिया। अब तो यहां तक बातें आ रही हैं कि ये सारे वीडियो जो है 3-4 साल पुराने हैं और इसकी जानकारी वहां की जो सरकार है या वहां के जो सीएम डिप्टी सीएम है उनसे छुपी हुई नहीं हो सकती थी। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अब ये भी कहना शुरू किया है कि डीके शिव कुमार के पास इसकी पूरी बाकायदा पहले से सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो जो पेन ड्राइव है जिसमें सारे वीडियोस थे जो अब बाहर निकल करके आ गई है, कुछ कहा जा रहा है शायद उसका जो पुराना ड्राइवर था रेवन्ना का, उसने वो सब कुछ लीक किया है। वो पेन ड्राइव या ये वीडियोस पहले से सरकार में जो शामिल लोग हैं उनके पास थे। फिर इस खबर के ऊपर से पहले परत क्यों नहीं उठी, क्यों नहीं ये पहले पता चला। अब तो वहां इलेक्शन भी हो चुका, लेकिन इलेक्शन हो ना हो इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। वहां जो राजनीति चल रही है इस पर हम लोग आज खुलकर के बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारे प्रोग्राम की ब्रॉड थीम रहने जा रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार चुनाव जीत गई, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, 400 आई या कितनी भी सीटें आई, तो देश में किस किस पार्टी और किस किस विपक्ष के नेता की राजनीति बंद होने जा रही है, किस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मसलन राहुल गांधी लगातार तीसरा वो ये देश का चुनाव हारेंगे तो राहुल गांधी की राजनीति क्या बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके बाद सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को भी राहुल के आगे कुछ सोचना पड़ेगा। प्रियंका गांधी को आगे लेकर आने के लिए मजबूर होगी क्या कांग्रेस। इसके अलावा यूपी में जैसे अखिलेश यादव 17 का चुनाव हार गए, 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, 4 चुनाव तो वो हार चुके हैं। अब इसके बाद अगर ये चुनाव भी हार जाते हैं तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। यूपी में क्या बिल्कुल नए किस्म से राजनीति सेट होगी, इसकी हम बात करेंगे। मायावती की बात करेंगे, बिहार में बात करेंगे हम, आखिर तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स इससे किस तरीके से प्रभावित होगी। बहुत से लोग कहते हैं बहुत यंग है, उनके सामने अभी पूरी उम्र पड़ी है, तो उनके पास अपनी राजनीति को रीइन्वेंट करने के लिए और बहुत मौके हैं। इतना आसान है क्या। ममता बनर्जी, अगर बीजेपी की ममता से ज्यादा सीटें आ जाती हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा है कि बिल्कुल बंगाल में ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर बीजेपी ने उनको नंबर 1 पार्टी के तौर पर रिप्लेस कर दिया तो ममता बनर्जी के लिए बंगाल के अंदर अगले विधानसभा चुनाव तक सर्वाइव करना क्या मुश्किल होगा, इसकी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा, बीजेपी की जीत में छुपे हुए सितारों का योगदान क्या है, वो कौन कौन से नेता हैं, राइजिंग स्टार जिनको आप कह सकते हैं, जिनका पॉलिटिकल स्टॉक जो है बड़ी तेजी के साथ उठेगा। मतलब योगी आदित्यनाथ, अगर उन्होंने यूपी को एक बार फिर डिलीवर कर दिया बीजेपी के लिए तो इससे योगी आदित्यनाथ का कद कितना बढ़ेगा। तमिलनाडु में अगर अन्नामलाई ये काम कर देते हैं तो तमिलनाडु तो बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर तमिलनाडु के एक नेता का जो कद है वो कितना बढ़ जाएगा। इन सब इश्यूज पर हम लोग बात करेंगे। पहले आपको मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, इन दोनों का एक गणित दिखाने जा रहा हूं। इन दोनों का इस चुनाव को लेकर 2 फेज के इलेक्शन के बाद अभी तक का क्या मानना है, ये आप सुनिए पहले दोनों की बात, फिर हम बात करते हैं इससे किस किस की राजनीति कैसे प्रभावित होगी। जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो
तो 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेगी कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं। और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है। परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। गृहमंत्री अमित शाह ने सारे राज्य बताए जहां से उनकी सीटें आ रही हैं। उन्होंने बताया। हमारे साथ हमारे आज प्रोग्राम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांकर साहब पहुंचे हुए हैं। रोज की तरीके से बहुत स्वागत सर आप सबका। रागी साहब अभी पहुंचे। हम लोग बात करें जरा, अगर ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर बनते हैं, प्रधानमंत्री देश के, और 400 के आसपास वाकई एनडीए पहुंच गया, किस किस की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और बीजेपी विपक्ष में और बीजेपी के अंदर किस किस नए सितारे का उदय होता हुआ आपको दिखाई देता है? तो पहले जरा कांग्रेस की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, एक चीज तो वो फैक्ट पर है पूरी तरीके से कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी न्यूनतम सीटों पर लड़ रही है। न्यूनतम सीटें आएंगी ये तो बीजेपी कह रही है, अब वो देखा जाएगा, लेकिन लड़ रही है सबसे कम सीटों पर। इससे कम पर कभी नहीं लड़ी है। 300 से कम सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो कह रहे हैं भाई अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर कम से कम 200 सीट तो चाहिए अगर कांग्रेस को सरकार बनानी भी है किसी के साथ मिलकर भी, वो तो कहीं से आती दिखाई नहीं दे रही। जो 300 लोग लड़ा नहीं पा रही, वो 200 लोगों को जिताएगी कैसे एक बार? और इसका असर आप कांग्रेस की राजनीति पर, खासकर राहुल गांधी पर क्या देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि आपने शुरू में कहा कि किसकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर मोदी फिर से जीतेंगे, तो आपने राहुल गांधी का भी नाम लिया, वहीं से आपने शुरू किया। राहुल गांधी की कोई राजनीति बची हुई है क्या? मतलब ये सवाल आप लोग भी सुन रहे हैं, कहानी कुर्सी की आप रोज देखते हैं, खबरें देखते हैं, क्या राहुल गांधी की कोई राजनीति बची हुई है? 2019 से 2024 आ गए हम। 5 वर्षों में राहुल गांधी का हासिल क्या है? अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर चले जाना। फिर क्या हासिल है? पार्टी के उनके दोस्तों से लेकर उनके बेडरूम तक दखल रखने वाले उनके अभिन्न अनन्य मित्रों से लेकर जो पार्टी में ताकतवर क्षत्रप थे उनका छोड़कर चले जाना। पार्टी की वैचारिक स्थिति जो है, जिसको हम कहते हैं कि इतना क्षरण कांग्रेस का वैचारिक कभी नहीं हुआ, इतना पतन कभी नहीं हुआ, ये राहुल गांधी का हासिल है। आज क्या हासिल है? आज हासिल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, एलन एक्टोयो ह्यूम की बनाई हुई पार्टी है, उस पार्टी की आज स्थिति यह है कि उसको कोई कहता है कि सुनो तुम एक काम करो, तुम इतनी सीटों पर लड़ना हो लड़ लो, नहीं तो हम दूसरे के साथ कर लेंगे या तुमको छोड़ के हम चुनाव लड़ लेंगे। ये राहुल गांधी का हासिल है, सब मैं बता रहा हूं, इसकी लिस्टिंग कर रहा हूं। इसके बावजूद आप सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति बची हुई है।
मतलब मैं बड़ा गंभीरता से, मेरे लिए बड़ा प्रश्न होता है जब लोग कहते हैं, और मैं तो कई बार मिलता हूं तो लोग कहते हैं अरे राहुल गांधी, जो खास करके कांग्रेस को समझने वाले लोग हैं, उस जिसको कहें कि बीट रिपोर्टर हैं, वहां जो लोग जाते आते हैं, जो सहानुभूति रखते हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी आदमी बहुत बढ़िया, मैंने मान लिया। वो कहते हैं राहुल गांधी निजी तौर पर बेईमान नहीं, मान लिया। लेकिन फिर वो कहते हैं देखिए राहुल गांधी को लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जिस आदमी को, जिस नेता को, राहुल गांधी हो या कोई और हो, जिसको दूसरे लोग इस्तेमाल कर लें, इसका मतलब क्यों नेता नहीं? तो ये जितने पैमाने मैंने गिनाए उसको दर्शक लिस्ट कर लें, उस पर देखें कि इसके बाद राजनीति बची क्या। अब वो सवाल कि मोदी जीतेंगे, तो अगर वाला मसला नहीं भाई, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर वाला मसला नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको सहेज के रख लीजिए, साइलेंट वेव है नरेंद्र मोदी के पक्ष में। तो चुनाव जीतना तय है। राजनीति किसकी किसकी खत्म होगी? मुझे लगता है क्षेत्रीय दलों की राजनीति समाप्त होने वाली है। अब आप लिस्टिंग कर लीजिए। और एक बात और समझिए, जब तक कोई व्यक्ति विपक्ष में रह के बहुत लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाता, जैसे कई बार आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाजपा तो इतना समय लग गया, वो लड़े, आम आदमी तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अखिलेश यादव को नए सिरे से या तो अपनी राजनीति देखनी होगी, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। शरद पवार वैसे ही खत्म हो चुके हैं, उनमें बचा क्या है? आप दूसरे राज्यों में जाएं तो तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर मुझे अभी भी मजबूत दिखते हैं। अगर वो लड़ते रहेंगे तो उनके पास 25 में वापसी का एक अवसर होगा, मौका होगा। इसके बाद आप किस राज्य में जाते हैं? मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता है नहीं, राजस्थान में कोई ऐसा नेता है नहीं। फिर आप ममता बनर्जी की बात करते हैं तो ममता बनर्जी निश्चित तौर पर हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि ममता टू अभिषेक का जो ट्रांजिशन होने वाला है ये बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। नहीं देखिए, अच्छा क्षेत्रीय दलों की बात में पहले जरा राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की हम बात करें। आपने कहा था उनकी राजनीति बची कहां है? कांग्रेस में तो बची हुई है। 2014 का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ली। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अभी लोग टिप्पणी इतनी बची हुई है कि अमेठी से भी नहीं लड़ पा रहे। ठीक है, वो कांग्रेस में भी सर आने दीजिए। 14 से 19 के बीच में अध्यक्ष बन गए वो। हाँ। उनको लगा भी अब मैं पूरी तरीके से पावर में हूं, कंट्रोल में हूं, कांग्रेस पार्टी की। 19 का चुनाव हार गए, उसके बाद वो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया। अच्छा भाई ठीक है, हम अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, कोई गांधी परिवार का कोई और व्यक्ति भी अध्यक्ष नहीं बनेगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सारी सत्ता फिर भी उनके हाथ में रही। अब अगर वो ये इलेक्शन भी हार गए, लगातार तीसरा लगातार लोकसभा का चुनाव, तो मैंने इसलिए सवाल किया था क्या कांग्रेस पार्टी में भी अभी जो उनके न्यूमेरो उनो की पोजीशन है वो भी चली जाती रहेगी? क्या आप ऐसा होता हुआ देखते हैं? देखिए, अगर ये चुनाव हारते हैं तो पहले भी देखिए आप, जब कांग्रेस पार्टी में पहले आपने देखा था कि ये आवाज़ तो उठने ही लगी थी कि क्या गांधी परिवार से इतर कुछ देखना चाहिए। कई बार आवाज़ें उठी, उसके बाद उसको दबाया गया। फिर आपने CEC के जो है उनकी जो मीटिंग्स हैं उसको देखा, फिर बाकी सारी मीटिंग्स में कैसे हुआ। दूसरा एक बड़ी बात होगी, देखिए आने वाले समय में जो अगले 5 साल हम देखते हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे उसके 5 साल में सोनिया गांधी की इन्वॉल्वमेंट और कम होती जाएगी। ठीक है, पार्टी में उनकी सेहत तो ऐसी है, वो कम होती जाएगी। ऐसे में पार्टी जो है, जो अभी जो है सोनिया गांधी के कहने पर चुप हो जाती है हर बार, क्या वो राहुल गांधी के लिए भी ऐसा ही करेगी? वो G20 या G23 खड़े हुए थे, सबको एक एक करके चुप करा दिया गया ना। वो सोनिया गांधी का वो है। ठीक है, अब क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो पार्टी में एक मंथन जरूर होगा और चर्निंग होगी। मुझे लगता है जो कांग्रेस है उसमें एक बड़ी चर्निंग होगी, जिसमें यह तय होगा कि आखिर कांग्रेस को कौन चलाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत आगे आने वाले दिन भी बहुत खराब है। आप एकदम से आउटराइटली कांग्रेस में राहुल को रिजेक्ट नहीं करेंगे? मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी हेल्म ऑफ अफेयर्स में नहीं रह पाएंगे ना। और फिर मांग होगी फिर वही कि भाई और किसी को लाओ, लेकिन गांधी परिवार से दूर देखना कांग्रेसियों को। गांधी परिवार में देखिए सबसे ज्यादा सम्मान तो इस वक्त सोनिया गांधी का ही है ना। हाँ, बाकी तो प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द एक कोठरी है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द कोठरी है, लेकिन बाकी बहुत सारे नेता भी तो हैं। तो प्रियंका वाली कोठरी मजबूत होगी क्या, ये देखना होगा कौन मजबूत होता है कौन नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये चर्निंग होगी तो वो गांधी परिवार से इतर होगी कि आखिर आगे कांग्रेस को कौन ऐसे नेता हैं जो बढ़ाएंगे। आपके हिसाब से देश की राजनीति में, पहले विपक्ष की बात कर रहा हूं, क्या असर पड़ता हुआ देख रहा है अगर मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने? उनको अगर पे एतराज है, फिर भी तो नतीजा नहीं आया। देखिए, ये तो लगभग तय है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बनना उनका तय है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष की बात करें तो क्षेत्रीय दल राज्य के स्तर पर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो होता है 2014 से लेकर 2024 का अगर आप देखोगे 2 लोकसभा चुनाव हुए, प्रधानमंत्री 2014 में प्रचंड बहुमत से जीते, 2019 में जीते, लेकिन राज्यों के अंदर भी विपक्षी पार्टियां मजबूत रही है। तेजस्वी यादव अपने यहाँ मजबूत रहा, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीती है, अखिलेश यादव की सीटों को आप देखो 2022 के चुनाव में 122 के ऊपर सीटें उसकी ज्यादा निकल गई। तो राज्यों के अंदर मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय दल निश्चित रूप से बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए दिल्ली का उदाहरण आपके सामने, जब 2019 का चुनाव हुआ तो 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, और 2020 की विधानसभा चुनाव वही 36% वोट केजरीवाल के पास शिफ्ट हो गए और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिले। तो ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा में मोदी को वोट कर रहा है वो विधानसभा में भी मोदी को ही वोट करेगा। 10 साल के अंदर इतने विधानसभा चुनाव है, ये बताता है कि केंद्र में मोदी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। केंद्र में मोदी को लोग वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर लोकल क्षेत्र पार्टी को अच्छी मजबूत है, उसका वहां कोई मजबूत नेता है, तो जनता लोकल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे के ऊपर भी जाती है। और इस आधार पर आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार 2018 में बनाई है, तीनों राज्यों के अंदर बनाई है, ममता बनर्जी ने सरकार अपनी रिपीट की है। उसके अलावा तेजस्वी यादव सबसे बड़े पार्टी के नेता बनकर उभरे, अखिलेश यादव ने अपनी सीटें 70 से ज्यादा बढ़ाई है, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी को 10 सीटों के अंदर समेट दिया, 2.5 अंक में नहीं पहुंचने दिया। तो यह कह देना कि प्रधानमंत्री के कारण विधानसभा में वोट पड़ेंगे, यह संभव नहीं है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि 5 साल एक कड़े निर्णय लेने वाला हूं, बहुत बड़े निर्णय मुझे लेना है, मुझे लग रहा है कि ये 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जो निर्णय लेंगे यह बहुत कुछ देश की राजनीति तय करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं कि स्थानीय लेवल पर जो स्थानीय लीडर्स है, ममता बनर्जी हुए, अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी हुए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुए, इस तरह के जो नेता जो अपने राज्य में बहुत प्रभावशाली है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट होगा कि तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ऐसे निर्णय लेना, ऐसे काम करना कि क्षेत्रीय राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले जो क्षेत्रीय दल है, उनको मुझे लगता है अगले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी चुन चुनकर अपने योजनाओं से ठिकाने लगाएंगे। क्योंकि आधा तो लोग भ्रष्टाचार में शामिल है, जांच चल रही है, आधे से ज्यादा लोग जेल में जाएंगे। जातिगत की जो राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति है, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी उस पर भी बहुत प्रहार करेंगे। आने वाले 5 साल जो प्रधानमंत्री मोदी के रहेंगे, यह तय करेंगे कि देश की राजनीति में विपक्ष क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रदेश में सर्वाइव कर पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी आती है और राज्य में भी वो प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल कार्यकाल के बाद आती है, ये देखना होगा। लेकिन एक क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स रहेगी, ऐसा बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इसमें सिर्फ उन दलों की नहीं है जो विपक्ष में है, क्षेत्रीय दल। बात तो ये भी है कि नीतीश कुमार की राजनीति का क्या होगा इन चुनावों के बाद, या फिर शरद पवार की राजनीति का क्या होगा, एकनाथ शिंदे की राजनीति का क्या होगा, इन दलों पे भी तय होगा। देखिए जो समीर बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आंध्र में आप अकेले नहीं खड़े हैं, बीजेपी उनको सहारा है टीडीपी का, तभी खड़े हो पा रहे हैं, वरना तो खड़े नहीं हो पाएंगे वहां पर। तो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है, अगर डीएमके कहीं मजबूत है या एडीएमके जहां पे मजबूत है, ये सारे दल वैसे ही रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार जैसे या फिर शरद पवार जैसे या एकनाथ शिंदे जैसे ये जो गुट हैं, इनके भविष्य का फैसला जरूर। ठीक है, पहले एक बार कांग्रेस राहुल गांधी की बात, देखिए अगर चुनाव हारे, तीसरा चुनाव लगातार हारे। देखिए मुझे ऐसा 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली बात कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि राहुल गांधी का भविष्य यहीं पर कांग्रेस पार्टी में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अल्टरनेटिव देखना शुरू करेगी। यदि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में गंभीर होती तो 2019 के बाद भी देखती, लेकिन 2019 के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर गंभीरता से विचार किया और एक अल्टरनेटिव प्लान। आज के दिन में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर अध्यक्ष हैं, लेकिन निर्णय जो होता है आज भी राहुल गांधी का होता है और गांधी परिवार करता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो भी आज के दिन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग सदस्य हैं, वे सारे के सारे गांधी परिवार के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं और इनकी प्रतिबद्धता गांधी परिवार के प्रति है। इनका अस्तित्व, अपना भी अस्तित्व गांधी परिवार के कारण है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस चुनाव हार भी जाती है, तब भी ये गांधी परिवार के प्रति प्रतिबद्ध लोग जो हैं वो यही कहेंगे कि ये पार्टी का सामूहिक हार है, ये किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता है कि उनके कारण ये हार हुई। एक दूसरी बात ये कहना कि क्षेत्रीय पार्टी सारे निपट जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसके बारे में भी हमको मतलब मेरा अपना आकलन है कि हर पार्टी पर अलग अलग असर पड़ेगा। जैसे यदि हम कहें कि नीतीश कुमार का, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बात जो दिखती है कि
भारतीय जनता पार्टी यदि 400 पार या 400 एनडीए के पास आती है तो इसका मतलब यह है कि साउथ में इनका एक रोड बहुत अच्छा बनता है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि साउथ को कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दे करके अन्य तरीके से, जिस प्रकार से आपने देखा था कि से दक्षिण तमिल और काशी का संगम वगैरह है, कल्चरल नैरेटिव से और पॉलिटिकल नैरेटिव से, दोनों नैरेटिव से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये जो पैन इंडियन में जो दक्षिण भारत इससे छूट रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि चर्च को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले और जो वहाँ की जो रेडिकल इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है उनको काउंटर करने के लिए दोनों खड़े हों। और चर्च में आप देखेंगे कि केरला की राजनीति में खास करके भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम करने की दिशा में काम करेगी। एक इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। अन्य पार्टियों का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में वो रेलेवेंट रहेंगे, अभी भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो जिसको कहते हैं ना रोलर यदि चलता है तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व पर संकट जरूर रहेगा, लेकिन अभी भी 5-10 साल की उनकी उम्र बनी रहेगी।